हर चंद एतबार में धोखे भी हैं, मगर ये तो नहीं कि किसी पे भरोसा न किया जाए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन सियासी घमासान अब तक जारी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल प्रारंभ हुआ तो लगा कि लोकतंत्र की निष्पक्षता और मजबूती के लिए हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अब इसी मशीन से शिकवे शिकायतों का दौर चल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पराजय का मुंह देखने वाली बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि उन्हें मोदी जी ने नहीं, मशीन ने हराया है। मायावती का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल में धांधली से भाजपा ने चुनाव जीता है। उनके इस आरोप पर अखिलेश यादव ने कहा है कि जब बात उठी है तो जांच होनी चाहिए। उधर गोवा और पंजाब में सरकार बनाने की आस लगाई आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब में उनके हिस्से के वोट अकाली दल और कांग्रेस को मिल गए। केजरीवाल ने दिल्ली के आगामी नगर निगम चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग की है और कुछ ऐसी मांग कांग्रेस की ओर से अजय माकन ने भी की है। हालांकि इन मांगों को खारिज करते हुए यह साफ किया गया है कि मतदान ईवीएम से ही होंगे, लेकिन विवाद का समाधान अभी होना बाकी है। लोकतंत्र के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से संपन्न हो और निर्वाचन आयोग इसके लिए लगातार कोशिश करता रहा है। चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल इसी कोशिश का नतीजा है। लेकिन अब इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या ईवीएम के जरिए भी धांधली की जा सकती है? जो सवाल मायावती और अरविंद केजरीवाल ने उठाए हैं, क्या वे महज हार की खींच है या उसमें दम भी है? ऐसे कई पहलुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देशबंधु के कार्यकारी संपादक जयशंकर गुप्त। जयशंकर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में चुनाव सुधार प्रणाली के तहत ईवीएम का इस्तेमाल प्रारंभ किया गया ताकि मतदाता को यह भरोसा दिलाया जा सके कि चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो रहे हैं। जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तो उसमें धांधली की शिकायतें आम थीं। राजनीतिक दलों के बूथ प्रबंधन के नाम पर कई मतदान केंद्रों में दबंग लोग डरा धमकाकर अपने पक्ष में वोट डलवाया करते थे। ईवीएम में इस तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी, इन उम्मीदों के साथ इसका इस्तेमाल प्रारंभ किया गया था। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल मई 1982 में केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर हुआ। 1983 के बाद इन मशीनों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया कि चुनाव में वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को वैधानिक रूप दिए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय का आदेश जारी हुआ था। दिसंबर 1988 में संसद ने इस कानून में संशोधन किया तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 61A जोड़ी गई, जो आयोग को वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल का अधिकार देती है। संशोधित प्रावधान 15 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवंबर 1998 के बाद से आम चुनाव, उपचुनावों में प्रत्येक संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2004 के आम चुनाव में देश के सभी मतदान केंद्रों पर 10,75,000 ईवीएम के इस्तेमाल के साथ भारत में ई लोकतंत्र आ गया और तब से सभी चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जयशंकर जी, ईवीएम की उपयोगिता तो देश ने देखी है, लेकिन बहुत से दलों ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। तो क्या यह एक और मौका चुनाव आयोग के समक्ष नहीं है कि वह निर्वाचन प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए? नहीं राजीव जी, देखिए, इस सवाल का जवाब, सबसे अच्छा जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सेफोलॉजिस्ट जीवीएल नरसिम्हा राव दे सकते हैं कि ईवीएम मशीन कितनी निष्पक्ष है और कितने उसमें धांधली की गुंजाइश है, क्योंकि इस पर उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है। और इसका जवाब उनसे थोड़ा और आगे बढ़ कर के लाल कृष्ण आडवाणी जी दे सकते हैं, जिन्होंने उस किताब का विमोचन किया था 2009 में, जब इन्होंने किताब लिखी थी कि कैसे कैसे धांधली की गई ईवीएम के जरिए, और ये बताया गया था, पूरा इशू बनाया था। इसका एक और जवाब दे सकते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिन्होंने इसको सवाल खड़ा किया था पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कि ईवीएम मशीन से धांधली होती है। देखिए, ईवीएम मशीन जो है धांधली होती है कि नहीं होती है, अब इसकी अपनी अपनी बहस हो सकती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब 325 सीटों का जो जनादेश मिला है, प्रचंड जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो इसके खिलाफ खींच जो है वो निकाल रहे हैं, हार का ठीकरा किसी ईवीएम मशीन पर ठोकना चाहता है। मतलब विपक्ष जो है वो विपक्ष छोड़ना चाहता है ठीकरा। लेकिन यही बात जब 2009 में आप कह रहे थे तो वो आपकी समझ क्या थी? कहीं ना कहीं तो आपने तो पूरी किताब लिख दीजिए, पूरी उसकी
टेक्नोलॉजी समझा दिया कि कैसे ईवीएम पे इस बटन पे दबाएंगे तो जाके कहीं और वो क्लिक करेगा। तो ये पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी समझाया हुआ है। अब इस बार जो चुनाव में हुआ है, हम भी बहुत उसके बारे में टेक्नोक्रेट तो है नहीं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शिया प्रमाण जो आ रहे हैं, जैसे किसी एक उम्मीदवार ने कहा है कि साहब ठीक है, हमारे घर वालों ने हमको वोट नहीं दिया होगा, हमारी पत्नी ने भी हमको वोट नहीं दिया होगा, लेकिन हमने तो अपना वोट अपना ही दिया था ना, तो हमारा वोट कहाँ गया? जी बिल्कुल, अब उसका वोट तो है नहीं जी। तो इसी तरह से जैसे बहुत सारी जगहों से आ रहा है, मायावती जी ले रही हैं, और जगहों से जो सोशल मीडिया पे आ रहा है। अब किसी मतदान केंद्र पे आप समझ लीजिए कि 1600 वोट पोल हुए हैं, जो रिकॉर्ड में बताया जा रहा है वो, और लेकिन काउंटिंग उस पोलिंग स्टेशन से 2600 वोटों की हुई है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ घपला घोटाला है। लेकिन यह है कि ये सिर्फ कहने से या आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी। इस तरह के जितने भी केसेज आ रहे हैं उसको आपको एकत्र करना होगा, उसको प्रमाणित कराना होगा। जो पोलिंग अफसर है, प्रिसाइडिंग अफसर, वहाँ चूँकि दस्तखत होती है ना, जब मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती है तो प्रिसाइडिंग पोलिंग अफसर जो भी होता है वहाँ पे ड्यूटी पे, वो बाकायदे रिकॉर्ड बनाता है कि कितने वोट पोल हुए। अच्छा, उसमें सारे जितने एजेंट्स वहाँ होते हैं उनके भी उस पर सिग्नेचर कायदे से लेना चाहिए। तो लेकिन अब सबसे आश्चर्य की बात तो क्या है राजीव जी, कि आरोप आया नहीं कि चुनाव आयोग ने तुरंत कह दिया कि नहीं कोई धांधली नहीं हुई है, ईवीएम मशीन एकदम सही है। अरे बाबा, एक बार जांच तो करोगे। जो कह रहा है कोई कैंडिडेट अगर कह रहा है कि साहब हमारा वोट कहाँ चला गया, सवाल खड़ा कर रहा है कि वो भी जीरो उसको दिखाया जा रहा है, तो उसकी जांच तो करिएगा आप। या कोई एक राष्ट्रीय पार्टी रही है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं, अभी भी 22% उनको वोट मिला है। अब ये कहना कि साहब 22% फिर आपको कैसे मिल गया अगर ईवीएम ने धांधली की है? तो धांधली का मतलब 100% नहीं होता है। वो जानबूझ करके बहुत ही टेक्नोलॉजिकली किया जाता है उसको, ताकि वो सूट करे। मतलब बहुत सारी सीटों पे दिखा देंगे साहब, हाँ, ताकि ये तो प्रमाण है कि साहब सब कुछ ठीक है, निष्पक्ष है। लेकिन कुछ टारगेटेड जोन में, कुछ टारगेटेड, हमको याद अच्छी तरह से, इसके पहले जब बैलेट पेपर्स भी होता था ना, तो मतपेटियां बदल दी जाती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है 1974 का चुनाव, उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के नथुपुर, जो आज मधुबन क्षेत्र है। हमारे पिताजी खुद उम्मीदवार थे। हम लोग चुनाव जीत रहे थे, आकाशवाणी पे आया कि साहब 17,000 वोट जीत रहे हैं आप, और पता लगा कि लाइट गायब हो गई और उसमें धांधली हो गई, पर मतपेटियाँ इधर से उधर हो गई, हम लोग चुनाव हार गए। तो इस तरह की बातें भी होती रही, पहले भी होती रही हैं। वही दिख रहा है कि चुनाव आयोग को जिस गंभीरता के साथ इस सवाल का जवाब देना चाहिए था, उससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बच रहा है। और ऐसे सवालों को, क्योंकि पार्टियां हैं जो जीतेगी उनके लिए सब कुछ अच्छा है, जो हारेगी उनके लिए तो है कि भाई ठीक है। अगर मायावती आकर के एक बार नहीं 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कह चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसी बात कह रहे हैं, राहुल गांधी ने भी सपोर्ट किया है और अखिलेश यादव ने भी सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो चुनाव आयोग के ऊपर उठता है। और चुनाव आयोग, देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता तो उसी समय सवाल के घेरे में आ गई थी जब प्रधानमंत्री ने बनारस में बिना चुनाव आयोग की परमिशन के रोड शो किया था। वहाँ का जिलाधिकारी वहाँ के कहते हैं कि नहीं साहब, जन दर्शन कर रहे थे। जन दर्शन पूरे लाव लश्कर के साथ आप जाते हैं मतदान से पहले और जाके मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे, करते हैं। तो इसको अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है उसका उल्लंघन, उसकी आचार संहिता का, तो उसकी निष्पक्षता तो उसी दिन से दिखाई दे रही है लगातार। लेकिन ये मामला जो है वो बहुत गंभीर है। और मैं तो कहूँगा कि विपक्ष के लोगों से भी कि भाई आप सिर्फ आरोप मत लगाइए, प्रमाण जुटाइए और प्रमाणों को एक साथ एकबद्ध करके आप सामने रखिए, तब उसके बाद अगर चुनाव आयोग करता है। लेकिन चुनाव आयोग को ये बात सीधे सीधे खारिज नहीं करनी चाहिए थी, मेरा मानना है। जी जयशंकर जी, जैसी आपने बात कही उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि वैसे निर्वाचन आयोग यह नहीं मानता है कि ईवीएम के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव है। आयोग ने पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट और देश के कई उच्च न्यायालयों के फैसलों का हवाला दिया है, जिसमें ईवीएम पर पूरा भरोसा जताया गया है। आयोग का इरादा अगले लोकसभा चुनावों तक हर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाने का है, जिसमें चुनाव में गड़बड़ी के सारे शक जो हैं वो दूर हो जाएं। लेकिन ये जो शक हैं वो क्या हैं और वीवीपैट क्या होने वाला है, उस पर आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल एक प्रिंटर मशीन है जो ईवीएम की बैलेट यूनिट से जुड़ी होती है। ये मशीन बैलेट यूनिट के साथ उस कक्ष में रखी जाती है जहां मतदाता गुप्त मतदान करने जाते हैं। वोटिंग के समय वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है जिसमें उस पार्टी और उम्मीदवार की जानकारी होती है जिसे मतदाता ने वोट डाला है। वोटिंग के लिए ईवीएम का बटन दबाने के साथ वीवीपैट पर एक पारदर्शी खिड़की के जरिए मतदाता को पता चल जाता है कि उसका वोट संबंधित उम्मीदवार को चला गया है। मतगणना के वक्त अगर कोई विवाद हो तो वीवीपैट बॉक्स की पर्चियां गिनकर ईवीएम के नतीजों से मिलान किया जा सकता है।
फिलहाल हर बूथ पर वीवीपैट मशीन की सुविधा नहीं है और इसके लिए आयोग को 3,174 करोड़ रुपए चाहिए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से चरणबद्ध तरीके से हर ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़ने को कहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि वीवीपैट के लिए केंद्र सरकार से लगातार रकम की मांग की जा रही है और अगर पूरा पैसा मिल जाए तो 30 महीने के अंदर पर्याप्त वीवीपैट मशीनें आ जाएंगी। जयशंकर जी, वीवीपैट की सुविधा का अर्थ यह होगा कि मतपत्र डालने जैसा संतोष मतदाता को होगा, लेकिन इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा क्योंकि वीवीपैट जो है अभी उसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी टाइम लगेगा वो आने में। तो ईवीएम को बेशक चुनाव आयोग पूरी तरह सुरक्षित मान रहा है, लेकिन यह विचारणीय है कि देश में जो रुपए छपते हैं उसे भी अति सुरक्षित ढांचे में आरबीआई छापता है। बावजूद इसके नकली नोट किसी न किसी तरह से बाजार में आ ही जाते हैं। जहां तक सवाल मशीन की सुरक्षा का है तो ईमेल से लेकर बैंक अकाउंट तक रोजाना हैकिंग के नित नए प्रकरण सामने आ रहे हैं, ये हैक हो रहे हैं। ऐसे में यह सोचकर निश्चिंत तो नहीं हुआ जा सकता है कि हमारी ईवीएम में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अगर ये कहा जाए कि हाँ ईवीएम में सेंध कोई नहीं लगा सकता है तो ये सबसे बड़ा तो आश्चर्यजनक बात है राजीव जी कि दुनिया के जो प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ देश हैं उनमें से शायद ही किसी देश में अब ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। जापान में नहीं हो रहा है, यूरोप के बहुत सारे देशों में नहीं हो रहा, अमेरिका में भी नहीं हो रहा है। तो अब जब वो लोग ईवीएम को छोड़ सकते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ चूँकि बैलेट बॉक्स वाली या बैलेट पेपर वाली प्रथा थोड़ी लंबी चलने वाली थी और थोड़ी महंगी भी साबित हो रही थी। ईवीएम में तुरंत काउंटिंग हो जाती है, तुरंत ये हो जाता है। लेकिन अगर इसमें कुछ संदेह की बातें आ रही हैं, अगर कोई आरोप लग रहे हैं तो उसकी विश्वसनीयता के लिए जांच तो ज़रूरी है। और जहां तक वीवीपैट की बात है, अभी कुछ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया गया, इस बार के इलेक्शन में भी किया गया नमूने के तौर पे जी, और वहां तो लोग मान रहे हैं कि अच्छा रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि गोवा में 100% वीवीपैट का यूज हुआ तो वहाँ तो कोई शिकायत नहीं आई है, शिकायत भी नहीं है और रिजल्ट कुछ और है। लगता है शायद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में भी कुछ क्षेत्रों पे 10-20 क्षेत्रों के कुछ मतदान केंद्रों पे नमूने के तौर पे इसका इस्तेमाल किया गया है और उसको जेन्युइन माना लोगों ने, उसमें कहीं कोई ये नहीं रहा है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा सीधा मामला मानना ये है कि अगर कोई संदेह उठता, देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या है, 90 लोग अगर एक किसी बात को सही मान रहे हैं, 10% लोग भी अगर कह रहे हैं कि नहीं ये इसमें गड़बड़ी है, इसमें धांधली की गुंजाइश है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। उसमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। उसका एक मतलब नहीं कि आपकी प्रथा गलत है, लेकिन जांच करने में क्या नुकसान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर जांच नहीं होगी तो फिर ये क्लियर नहीं होगा, साफ नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा कि आखिर ये सवाल क्यों उठाए गए। और वीवीपैट में भी अगर आज ये माना जा रहा है कि, और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया भी है कि जल्द से जल्द इसका उपयोग करना शुरू करें, और जैसा कहा जा रहा है कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च आना है, तो इस पैसे का इंतजाम भी सरकार को करना चाहिए ताकि ऐसे सवाल न उठें। जयशंकर जी, बसपा, आप और कांग्रेस अगर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं तो क्या इसे केवल विरोधियों का राजनीतिक स्टंट कहना चाहिए? क्योंकि इससे पहले 2009 में जैसी बात आप अभी कह भी रहे थे, वही सवाल मैं फिर से उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐसे ही सवाल उठाए थे। और गुजरात विधानसभा, ये भी रिमार्केबल है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बावजूद उन्हीं के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। वही मैंने शुरू में ही कहा कि या तो भाजपा कहे कि आडवाणी जी ने एकदम गलत काम किया था और जीवीएल नरसिम्हा राव को हम पार्टी से निकाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत बात लिखी है, गलत किताब लिखी है, या तो वो कहें। क्योंकि देखिए विश्वसनीयता के साथ अगर ये बात कहीं आई है तो जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब है और जिसका विमोचन लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था, तो या तो कह दीजिए कि हम गलत, हमारा आरोप गलत था या हमारी समझ गलत थी, तो उसको आप कहने के लिए तैयार नहीं है। और आज अगर कोई कह रहा है तो आप उसको पॉलिटिकल स्टंट दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों बातें, दो मुँहेपन की बातें बंद करना चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर कोई बड़ी राजनीति, कांग्रेस, देखिए किसी ने ये नहीं कहा कि 100% यही आरोप है, लेकिन उस पर जांच करने में आपको तकलीफ क्यों हो रही है भाई? आप जांच करा लीजिए ना, दुनिया के और विशेषज्ञ आएंगे, उनसे भी जांच करा लीजिए, देख लीजिए। लोकतंत्र में जनता के विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती और अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उससे मतदाता यह शंका कर सकता है कि उसके वोट का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ। लिहाजा यह जरूरी है कि हर कीमत पर मतदाता के भरोसे को बनाए रखा जाए। कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। बहुत धन्यवाद जयशंकर जी कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।